नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ऑल कलेक्शन। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। इसी कड़ी में हमारा आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र के प्रकार। दरअसल आज का टॉपिक होने वाला था राजस्थान का अपवाह तंत्र, परंतु उससे पहले हमने सोचा अपवाह तंत्र के प्रकार पढ़ लिए जाएं। एक छोटा सा वीडियो बनेगा 10-15 मिनट का, तो हम अपवाह तंत्र को थोड़ा बेसिक से समझ पाएंगे। वैसे ही आज का जो वीडियो है ये कोई राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं, अपितु भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है जिनमें अपवाह तंत्र के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए आज का जो वीडियो है उपयोगी होगा। इसलिए हम भारत में जो जितनी भी नदियां हैं वो कौन कौन सी नदी किस किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नदी द्रोणी। क्या कहते हैं? नदी द्रोणी। अगला प्रश्न है, वह उच्चावच जहां नदियां अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या कहलाता है? जल विभाजक। वह उच्चावच जहां नदियां अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वह जल विभाजक कहलाता है। नेक्स्ट है, मुख्य अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? मुख्य जो अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अपवाह तंत्र है मुख्य जो, वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा है आगे हम फैक्ट्स में देखते हैं। अपवाह तंत्र जो है वो हमने पीछे पढ़ा दो प्रकार का है। कौन सा? कर्मवर्ती अपवाह तंत्र और अकर्मवर्ती अपवाह तंत्र। कर्मवर्ती अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुवर्ती और परवर्ती। अनुवर्ती क्या क्या है? अनुवर्ती अपवाह तंत्र है जो, उसको देखें, जब नदियां ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। जब नदियां ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, अर्थात जिस तरफ ढाल है उसी तरफ नदी प्रवाहित होती है, वे अनुवर्ती अपवाह तंत्र विकसित करती हैं। वे नदियां कैसा अपवाह तंत्र विकसित करती हैं? अनुवर्ती अपवाह तंत्र विकसित। जैसे भारत में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वे सारी नदियां कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं? अनुवर्ती अपवाह तंत्र के। उसके बाद परवर्ती तंत्र। मुख्य नदी में सहायक नदियां जब समकोण पर विलय होती हैं। मुख्य नदी है, एक मुख्य नदी है बड़ी नदी, और उसकी सहायक नदियां जब उसमें समकोण पर विलय होती हैं तो कैसा तंत्र विकसित होता है? परवर्ती तंत्र विकसित होता है। जैसे गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां यमुना, सोन, घाघरा, कोसी इत्यादि। उसके बाद है अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। अक्रमवर्ती में दो तंत्र है, पूर्ववर्ती तंत्र और पूर्वारोपी तंत्र। पूर्ववर्ती तंत्र देखें, किसी स्थल भाग के उत्थान से पूर्व नदी का प्रवाह विकसित हो तथा नदी उत्थान का अपर्धन करके ढाल के विपरीत घाटी विकसित करती है तो कैसा तंत्र विकसित होता है? पूर्ववर्ती तंत्र विकसित होता है। उसके बाद पूर्वारोपित जो तंत्र है, जो नदियां ढाल के विपरीत प्रवाहित हों, जो नदियां ढाल के विपरीत प्रवाहित हों या ढाल का अनुसरण ना करे, ढाल का जो अनुसरण नहीं करती, वे नदियां पूर्वारोपी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। वे नदियां कौन कौन सी हैं? स्वर्ण गंगा, चंबल, सोन आदि। स्वर्ण गंगा, चंबल, सोन आदि नदियां किस तंत्र के अंतर्गत आती हैं? तो पूर्वारोपित तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो अपवाह तंत्र है वो मुख्य जो अपवाह तंत्र है दो प्रकार का है, वो उसके आगे दो प्रकार इनके और हैं। तो ये एक अपवाह तंत्र का एक ढांचा है, मतलब मूल जो अपवाह तंत्र है ऐसा है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आंतरिक अधोमुखी बल से स्थल भाग का दसाव हो जाता है तब निर्माण होता है। इसका सही आंसर है तब किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दरार या रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली, दरार या रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद में ऑप्शन बी अपवाह प्रतिरूप और ऑप्शन सी रैंप घाटी। इसको हम आगे देखते हैं फैक्ट्स में। अपवाह प्रतिरूप और
रैंप घाटी। अपवाह प्रतिरूप क्या है? नदी के उद्गम स्थल या शीर्ष से लगाकर नदी डेल्टा या मुहाने तक नदी का प्रवाह जिस रूप में होता है उसे नदी का अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। किसी नदी का अपवाह प्रतिरूप स्थल के निर्माण की अवधि, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, प्रवणता तथा नदी फलापूर्ति पर निर्भर करता है। यह है अपवाह प्रतिरूप। और रैंप घाटी क्या है? आंतरिक बल के कारण निकटवर्ती स्थल भाग का उत्थान हो जाता है, बीच का भाग स्थिर रहता है तो उसे रैंप वैली या रैंप घाटी कहा जाता है। उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी, जो घाटी है वो रैंप घाटी के अंतर्गत ही आती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब मुख्य नदी की सहायक नदियां स्थानीय ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं तब कैसा प्रतिरूप विकसित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तब कैसा प्रतिरूप विकसित होता है? तो वृक्षाकार या धूमाकृतिक प्रतिरूप विकसित होता है। अब ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए आयताकार, बी अभिकेंद्रीय और सी अरीय, इन तीनों को हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स में। आयताकार क्या है? जब मुख्य नदी में सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं तो आयताकार प्रतिरूप विकसित होता है। जैसे विंध्याचल क्षेत्र में इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। विंध्याचल क्षेत्र में जो नदियां हैं वो कैसा प्रतिरूप विकसित करती हैं? आयताकार प्रतिरूप विकसित करती है। विंध्याचल क्षेत्र में जो नदियां हैं आयताकार प्रतिरूप विकसित करती है। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय। जब नदियां किसी झील या सरोवर में चारों दिशाओं से आकर मिलती है, जब नदियां झील या सरोवर में इस प्रकार से चारों दिशाओं से आकर मिलती हैं तब अभिकेंद्रीय प्रतिरूप विकसित होता है। जैसे सांबर झील राजस्थान में जो सांबर झील है उसमें चारों तरफ से नदियां आकर मिलती हैं तो सांबर झील अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का एक उदाहरण है। उसके बाद में अरीय क्या चीज है? जब किसी उत्थान गुंबद पहाड़ से नदियों का उद्गम सभी दिशाओं में होता है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में ताप्ती, नर्मदा, सोन नदियों का उद्गम, जैसे ये एक पहाड़ है तो इसमें सभी दिशाओं में उद्गम हो रहा है नदियों का, तो ये कैसा प्रतिरूप बनेगा? ये अरीय प्रतिरूप बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी जल विभाजक के सहारे मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं तथा सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं तब कैसा प्रतिरूप विकसित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जालीनुमा प्रतिरूप विकसित होता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी समांतर और वलयाकार को हम नेक्स्ट फैक्ट्स में देखते हैं। समांतर क्या है? जब मुख्य नदी के समांतर नदियों का प्रवाह होता है, जैसे गंगा और यमुना समांतर हैं और नर्मदा और ताप्ती ये नदियां समांतर बहती हैं। उसी प्रकार वलय देखें तो प्रवर्ती एवं अनुवर्ती नदी के विलय से पूर्व वक्र या चापाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे नीलगिरी पहाड़ियों पर कावेरी की सहायक नदियां, नीलगिरी पहाड़ियों पर कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो किस प्रतिरूप के अंतर्गत आती हैं? तो वो वलयाकार प्रतिरूप के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, जल संभर के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। ये 3 भाग हैं प्रमुख द्रोणी, मध्यम द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। अब प्रमुख द्रोणी में देखते हैं, जिस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है वो प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी जो द्रोणियां हैं वो कितनी हैं? भारत की 14 नदियां प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये उदाहरण हैं, सभी 14 तो नहीं लिखी हैं पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती आदि। ये सारी जो नदियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं?
तो वो प्रमुख द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में मध्यम द्रोणी 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर जिनका प्रवाह क्षेत्र है वो मध्यम द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। और ऐसी नदियां कितनी हैं भारत में? ऐसी नदियां 14 है। उदाहरण कालिंदी, पेरियार, मेघना इत्यादि ये जो नदियां हैं वो मध्यम द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में लघु नदी द्रोणी है जो जिनका प्रवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, वे नदियां लघु नदी द्रोणी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, कौन सी नदी कौन सा अपवाह तंत्र विकसित करती है। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। हमारा अगला वीडियो होगा राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम राजस्थान की नदियों को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज्ञान प्रश्नोत्तरी की इस मुहिम का हिस्सा बने और जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।